अहंकार से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता किसी का, यानी कि जो नकली अहंकार, जो घमंड होता है, इंसान को मार देता है। और हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में इतिहास उठा के देखो तो बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि वो ब्रह्मांड के स्वामी बन गए हैं, लॉर्ड बन गए हैं, भगवान बन गए हैं। और ना जाने अनगिनत और कितने ऐसे लोग जिनको इस बात का गुमान हुआ कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली मनुष्य है। सिकंदर भी उनमें से एक था। लेकिन साहब, अब ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो रहा है। लेकिन भारत में भी एक शख्स है जिसको लगता है कि वो ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। लेकिन 11 साल तक राज करने के बाद, एक छवि बनाने के बाद, दुनिया में अपना इवेंट मैनेजमेंट करके, ढोल पिटवाने के बाद, आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक चीज, क्योंकि वो बात उठाई है पहलगाम, मैं अभी श्रीनगर गया था। जो फोटो आपने जारी की थी 2 दिन बाद, 1 दिन बाद कि ये 4 लोग हैं, वो अब आपने माना है कि वो गलत फोटो जारी हुई थी, ये आपके इंटेलिजेंस का हाल है। आपने उसको विड्रॉ कर लिया, नहीं वो गलत फोटो जारी हो गई थी। तो आपका अगर वो फोटो गलत जारी हो सकती है, तो वो जो 106 ठिकाने और 28 ठिकाने और 20 ठिकाने आप बता रहे हैं, वो क्यों सही होंगे? उसमें भी तो गलत हो सकता है। आप कहां बम फेंका है, कहां नहीं बम फेंका है। मैं कश्मीर गया था, श्रीनगर में उन जगह गया था, वहां 3-4 प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, उसका जवाब किसी के पास नहीं है वहां। और ये मैं भी समझना चाहता हूं, अगर ये कहीं पे भी आवाज पहुंचे, कि जहां पे ये घटना पहलगाम में हुई, वहां पे सिक्योरिटी पहले थी, वो सिक्योरिटी कब हटाई गई थी? 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले? ये देश थोड़ा जानना चाह रहा है। हम सब लोगों को बता दीजिए कि भाई एक ना एक दिन तो ऐसा आता है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आते हैं और तब उसको एहसास होता है कि यार मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। पता लगा कि एक 4 दिन की वॉर क्या हो गई पाकिस्तान के साथ में। हालात इस किस्म के हो गए कि इस आदमी ने घुटने टेक दिए। वो सारा आभा मंडल, वो सारा ऑरा, वो सारी इमेज एक क्षण में शटर हो गई, टुकड़े टुकड़े होकर कांच के टुकड़ों जैसे बिखर कर रह गई। इस बात को मोदी स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मुझे दुनिया में कोई पूछता नहीं। दुनिया में इतनी वॉर हो रही थी, गजा की वॉर थी, ईरान की वॉर थी, यूक्रेन की वॉर है, सब कुछ हो रहा है, ट्रेड वॉर चल रही है, इंडिया को कोई पूछता ही नहीं, मोदी से कोई कंसल्ट ही नहीं करता है। और फिर ये पहले जो ढोल बजाते थे, आज बिना इंडिया के कोई दुनिया में कोई डिसीजन नहीं ले सकता, हमारी ओर देखे बिना कोई आदमी निर्णय नहीं ले सकता। आज दुनिया के सारे डिसीजन भारत को देखकर होते हैं। मुझे लगता है वो भी एक मिथ था, वो भी टूट गया, खत्म हो गया। और मोदी को एहसास हुआ कि वो ब्रह्मांड का स्वामी नहीं, वो भी एक अदरा सा इंसान है, शतरंज की बिसात पर सिर्फ प्यादा है। जब G7 की मीटिंग होती है, तो G7 की मीटिंग जब कनाडा में होती है, उसको पीछे की लाइन में खड़ा किया जाता है बिल्कुल अननोन फेस की तरह, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि क्या वास्तव में मेरा आभा मंडल खत्म हो गया? सच में आभा मंडल खत्म हो गया। और बाकी जो कि अननोन फेसेस थे उनको फ्रंट लाइन में खड़ा करवा दिया ट्रंप ने, और उनको पीछे खड़ा करवा दिया। तो तब उनको एहसास हुआ होगा कि यार मेरी तो कद बहुत छोटा हो गया है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। और अब जब इतनी जंग चल रही है तो यहाँ पे पुतिन और शी जिनपिंग की पूछ ज्यादा होती है, मोदी को तो कोई पूछता ही नहीं है। दरअसल क्या है ना कि ये ऊपर वाले का चमत्कार है साहब, ब्रह्मांड के स्वामी का चमत्कार है वो, कि वो जब देखता है कि कोई आदमी खुदा बनने के लिए कोशिश कर रहा है और मेरा भी खुदा बनने की कोशिश करता, तो फिर वो क्या कहते हैं कि हर ऊंट एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे आता है। यही हालत मोदी की हुई है। अब उतरा हुआ चेहरा, बिगड़ता हुआ, गिरता हुआ आभा मंडल, और वो सारी चमक और वो सारा मिरेकल और मैजिक खत्म होता हुआ एक आम इंसान की तरह, एक बुझे हुए इंसान की तरह अभी वो चलते हैं, जिनके चेहरे पे कुछ चमक नहीं। हिंदुस्तान में अभी भी लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं, उपहास बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि वो हारे हुए सिकंदर हैं। उन्हें मालूम है कि वक्त की आंधी में उनके तिनके बिखर चुके हैं। उन्हें मालूम है कि अब उनके दिन भी सीमित हैं, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक अब हिंदुस्तान पे राज करके नहीं जाएंगे। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जितनी लंबी दूरी की यात्रा तय करेंगे, उतनी जिल्लत और उतनी जलालत उनकी बढ़ती चली जाएगी, और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि उनको फिर ये आरएसएस वाले ही धक्के मार के निकाल दे। और एक क्या कहते हैं कि एक बेमन से जाएंगे तो सही, लेकिन एक क्या कहते हैं कि जलालत के साथ जाएंगे, जिल्लत के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ नहीं जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई इंसान जब ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो जाता है जहां उसको लगता है कि मैं ऑल पावरफुल तो हूं, लेकिन कोई मेरी पावर को मानता नहीं है, तो फिर उसको जलालत का सामना तो करना ही पड़ जाता है। यही मोदी का इतिहास है, यही सारे सिकंदरों का इतिहास है, यही सारे तानाशाहों का इतिहास है कि जब तक वो रहते हैं तब तक तो अपना औरा बाबा मंडल बना के रखते हैं, लेकिन जब जाते हैं थके हुए, बुझे हुए एक दीपक की तरह होते हैं जिनमें कोई चमक नहीं बचती, और फिर उसके बाद वो अपने आप से जंग करते हैं कि कैसे बाकी के दिन
गुजारूंगा, क्योंकि अभी तक तो सारी दुनिया की पावर्स मेरे पास थी और अब मेरे पास कुछ नहीं है। और उसके बाद हर तानाशाह का क्या हश्र होता है वो आपको पता है। मोदी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर ऊंट एक न एक दिन पहाड़ के नीचे आता है। मोदी को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि मेरे भी राजनीतिक जीवन के अंतिम दिन अब दूर नहीं। ब्रह्मांड का स्वामी बनते बनते आखिरकार वो घमंड अब टूटने की स्टेज पर आ गया, दिया बुझने की स्टेज पर आ गया। शुक्रिया। वहां के लोगों का कहना है कि वहां सिक्योरिटी थी, वो एक कुछ मियाद पहले वहां से हटाई गई थी, क्योंकि 2+2 हर एक आदमी कर रहा है। दूसरी, वहां से सबसे नजदीकी पोस्ट कितनी दूर थी? जो ये कहा जा रहा है 2 घंटा, ये 2 घंटा दूर नहीं थी। वो अपर वो नीचे दोनों जगह वहां की पोस्ट इतनी दूर नहीं थी। लोगों का जो लोकल है वो कह रहे हैं वो बहुत पास थी। वहां से रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? वहां से एक भी गोली क्यों नहीं चली? वहां से एक भी पटाखा क्यों नहीं दगा? ये लोग कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं जो आज का डिबेट नहीं है, लेकिन चूंकि वो बात पहलगाम से ही शुरू हुई थी। मैं जनरल साहब, आप सत्ता का पार्ट रहे हैं किसी भी समय। मोदी जी धुआं, जैसा शीतल जी ने कहा, 75 करीब 74-75 देश की यात्रा कर चुके हैं। 6 देश की यात्रा में गए, जिसमें 4 नए देश हैं, तो करीब 80 को टच कर रहे हैं। और अगर ये रहा तो 2029 तक वो सैकड़ा जरूर कर लेंगे। हो सकता है कि जल्दी ही उसको सैकड़ा पूरा कर लें हम। लेकिन विश्व पटल पे जब विदेश नीति आती है, हम अकेले तनहा खड़े रहते हैं। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो SCO हो। वी आर ऑल अलोन। और हमसे बेहतर स्थिति में तो हम पाकिस्तान को पाते हैं, जिसके साथ कुछ देश खड़े हुए दिखाई देते हैं। कि क्या पाकिस्तान हमसे बेटर उसकी विदेश नीति है, या पाकिस्तान को हमसे बेहतर उसके मित्र हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो? क्या कारण है कि पाकिस्तान विदेश नीति के मामले में हमसे बेहतर नजर आता है, लेकिन विदेश नीति के मामले में उसके पास ज्यादा दोस्त नजर आते हैं बनस्पत हमारे पास आज जितने दोस्त हैं? जनरल में सर, देखिए, हम पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं, कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं। पाकिस्तान के लिए हम कुछ भी ढूंढने के लिए निकले, उसके पहले नेपाल में क्या हुआ? मधेशी का चल रहा था चरवार, जो भी आंदोलन चल रहा था नेपाल में, वो मधेशी का चल रहा था। हमने बॉर्डर बंद कर दी, वहां सप्लाई बंद हो गया, और चाइना को हमने मौका दे दिया कि जाओ घुसो, जो भी चाहे आप वहां की हालत अब आपके अनुकूल है, कर लो। तो ये हमने हमारा किया कराया हुआ था। मालदीव्स में क्या किया? बॉयकॉट मालदीव्स। हमारी शूटिंग कैंसिल करवा दी किसी ने, किसी ट्रैवल एजेंसी ने बुकिंग कैंसिल करवा दी है। बॉयकॉट मालदीव्स हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब श्रीलंका के साथ भी हमारे जो रिश्ते थे खटास भरे हुए, और श्रीलंका भी हमारे साथ कोई नजदीकी, जब तक कि श्रीलंका में सत्ता बदल हुआ और उनको ही क्राइसिस आई, तब तक तो वो चीन के काफी नजदीक था। अम्बनटोटा उन्होंने ही चीन को दिया था। तो हम दूर की कहाँ देखें? हम दूर के देशों की देखने जाए तो बात अलग है। नजदीक के हमारे देश है जो भी हमारे साथ खड़े रहते थे। रात को 2 बजे भी आप नेपाल को पूछो, अपने फेवर में उंगली ऊंची कर देता था। हिंदू राष्ट्र था, ये था, वो था। नेपालीज यहाँ भी है, नेपालीज अपनी सेना में भी हैं, और बहुत अच्छे रिश्ते नाते हमारे थे। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारी मूर्खता है। मैं नहीं कहूँगा पाकिस्तान ने अपने कार्ड बहुत कुशलता से खेले। पाकिस्तान में भी सत्ता बदल होते रहे, वहां भी इमरान खान आए, इमरान खान के बाद सत्ता पर हुआ, ये नए सत्ता आई। तो पाकिस्तान में जो हुआ है वो हमारे सामने काउंटर खड़ा करने के लिए अमेरिकन इनिशिएटिव की वजह से हुआ है, और हम मौका देते हैं। जैसे हम पहले यूक्रेन गए, हालांकि रशिया हमारा ट्रस्टेड एलाई था अब तक, और उसके बाद रशिया गए, रशिया से भी संबंध बिगाड़े। शस्त्रों का हमारा जो आयात था वो रशिया से था। क्रूड ऑयल भी हमने काफी आयात किया, रशिया से आयात किया। तो रशिया के साथ आज हम इतने संबंध बिगाड़ चुके कि पाकिस्तान में एक बंद हुआ प्लांट पड़ा था, वो प्लांट रिवाइव करने के लिए रशिया ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया। तो एक एक करके अपने दोस्तों को गंवाने की जो हमारे में एक अद्भुत खास कैपेबिलिटी है, इसके परिणाम आनंद जी हम भुगत रहे हैं। किसी के भी नहीं रहे, हम सबके होने जा रहे थे, और
किसी को आप कॉन्फ्रेंस में जाओ, किसी को पप्पी झुप्पी करो, उससे विदेश नीति में कोई होता नहीं है। विदेश नीति प्योरली मेरे देश को क्या मिलता है, मेरे देश के हित में क्या है, उसके ऊपर से निर्धारित की जाती है। बोला कम जाता है, कार्य प्रदान ज्यादा होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलने से बाज नहीं आते, जब भी मौका मिला और जहां भी उन्हें लगा कि बोलना चाहिए कुछ भी बोल देते हैं, फिर मुकर जाते हैं। तो 4 बार हमने गंवा दिए। श्रीलंका से लेकर आप नेपाल से शुरू करें ना, तो यहाँ म्यांमार से, फिर बांग्लादेश में भी बिल्कुल चिकन नेक के तट को सट के चाइना को बेस बनाने के लिए जगह दे दी गई है। एंड इट इज लेस विद द लेटेस्ट ऑफ द प्लेन्स। फिर आगे निकले मालदीव्स ने 6 टापू चाइना को दिए हैं। बांग्लादेश ने अमेरिका को भी विल्सन आइलैंड्स दिए हैं। फिर श्रीलंका ने हेम्बनटोटा दिया है। गदर तो इनके पास है ही। तो पूरी चारों ओर से चाइना आपको नागपाश में डाल के बैठा है और आप अब तक चुप रहे। इसके बीच नेपाल और चाइना के बीच रेल की पटरियां भी बिक गई और रेलवे, हाई स्पीड रेलवे से नेपाल और चीन जुड़ने वाले हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? किसके भरोसे पे हम ये सब कर रहे हैं? न तो हमारे पास शस्त्र सरंजाम में आत्मनिर्भरता है, न तो हमारे शिक्षा या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्तर वो है जिसकी वजह से हम किसी को भी नमा सके। हमें हर चीज में विदेशी सहयोग जरूरी है, हर चीज में कहीं ना कहीं। और विदेशी सहयोग सबसे ज्यादा चाइना से लेते हैं। हमारे ट्रेड बैलेंस अभी करीब करीब अमेरिका चाइना नेक टू नेक जा रहे हैं। तो जो लोग हमारे नहीं है वो उनके ऊपर हम निर्भर है। अगर चाइना फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट देना बंद कर दे तो 6 महीने में हमारे यहाँ विटामिन और एंटीबायोटिक्स की बिल्कुल एकदम शॉर्टेज हो जाएगी। चाइना हमें और भी कई चीजें देता है, हमारा कपास लेता है, आयरन ओर लेता है। तो चाइना हमारा दुश्मन है या दोस्त? और दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी कहते हैं विदेशी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए, विदेशी चीज खरीदनी नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और खुलेआम पे यहाँ चाइनीज टॉयज बिकते हैं। तो हमारी कथनी और करनी दोनों अलग अलग है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को या तो समझ में नहीं आता, और मुझे जहां तक मेरा खुद का ख्याल है, ये सरकार को अपनी खुद की चिंता के सिवा किसी की चिंता नहीं है। देश जब उपयोग में आता है तब देश का उपयोग करो, देश उपयोग में नहीं आता है तो अपना उपयोग करो। पोलराइज करो, वोट बैंक को साबुत रखो और कैसा भी करके कुर्सी पे बैठे रहो। तो ये परिस्थिति आनंद जी है। इसमें अब पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बना तो सिंबॉलिक है, 1 महीने के लिए है। उससे कोई नैरेटिव सेट करने में उतना फायदा नहीं होगा, मगर खुद तो फायदा होगा उनको। तो ऑपरेशन सिंदूर भी आ सकता है यार, और पहलगाम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मगर हमारे साथ कौन खड़ा था? 182 देश अगर सामने थे, 193 से, तो हमारे साथ कौन खड़ा था? और वो उसका क्या मायना है? तो हम विदेश नीति का जहां तक सवाल है सरासर निष्फल गए हैं। और चूंकि हम विदेश नीति में निष्फल गए हैं, बाकी की नीतियों के तल पे भी हम निष्फल जा रहे हैं। चाहे वो डिफेंस हो, आर्म्स डील हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे सर पे जो थोपा जाता है वो हम ले लेते हैं। अब वो टैरिफ वाला आएगा, खुदा न खास्ता करे ये एग्रीकल्चर खोल दिया तो बाकी भी हमारे पास जो भी बचा है वो भी लूट जाएगा।